नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यानी कि SNK कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, आज से हम क्लास 12 ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी की पहली बुक यानी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप हम लोग आज शुरू करेंगे। बच्चों देखिए बच्चों, मैंने इस चैप्टर को टोटल 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट 5 पॉइंट्स बच्चों बेसिक्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है उसके अंदर 3 सब हेडिंग है, 6.1, 6.2, 6.3। 7वां पॉइंट है बच्चों वेरियस स्कूल ऑफ थॉट यानी कि विचारधाराएं। इसमें भी 3 विचारधाराएं दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो फ्रेमवर्क है मैंने आपको पहले फ्रेमवर्क दिखा दिया। उसके बाद एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे वहां पर भी मैंने पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके मार्क किए हुए हैं, तो आप नोट्स अकॉर्डिंगली बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्विच करते हैं एनसीईआरटी पे अपनी, जो कि मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करी है। अब देखिए, बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला चैप्टर किससे डील करेगा? ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। तो देखिए, ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करी गई है। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ते पढ़ते जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और उनको उसको पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद एक बार तो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद एक बार नोट जरूर बनाइए। भले ही आप दोबारा वीडियो देखिए लेकिन नोट जरूर बनाए। देखिए, क्योंकि ना नोट्स का फायदा ये होता है, देखिए कि एग्जाम टाइम पे ना रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है नोट से, है ना, तो उसमें बहुत काम आता है। तो देखिए, मैंने आपकी मदद करने के लिए क्या किया है, नोट्स की ना पॉइंट बना दिए हैं। कि देखिए, जो आपका नोट्स होगा उसमें पॉइंट नंबर 1 ये होगा, पॉइंट नंबर 2 ये होगा। लाइक वाइज आप पॉइंट्स डाल सकते हैं। भाई, नोट्स तो हम पॉइंट्स में ही बनाते हैं ना। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर का पहला वो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। देखिए, ज्योग्राफी एक मदर डिसिप्लिन है, यानी ज्योग्राफी एक बड़ा डिसिप्लिन है। उसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी आता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मैंने वही चीज को यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करी है, उसी सेम डायग्राम को, कि ज्योग्राफी क्या है बच्चों, मदर डिसिप्लिन है। और उस ज्योग्राफी मदर डिसिप्लिन के अंदर आता है क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी इज अ नेम ऑफ मदर डिसिप्लिन और उसके अंदर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हो गया पहला पॉइंट आपके नोट्स का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ के पास दो कंपोनेंट होते हैं मेजर। अर्थ कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। कौन कौन से बच्चों? पहला नेचर है, दूसरा लाइफ फॉर्म्स। मतलब पहला नेचर है, दूसरा क्या है, जीवन। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करी है। आप यहाँ देखिए, क्या बोला मैंने, अर्थ के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो नेचर, यानी कि नेचर मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट है। दूसरा अर्थ के पास क्या होता है बच्चों, लाइफ फॉर्म यानी जीवन। और ह्यूमन भी किस में आ जाते हैं बच्चों, लाइफ फॉर्म में। अब देख रहे हैं, अर्थ के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो नेचर यानी कि जो हमारा आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट है, दूसरा जीवन। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम देखिए वही चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, कि कैसे लिंक बनती है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के बीच में, कैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, क्या क्या इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब पहुंचते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए, देखिए थर्ड पॉइंट ना डाइकोटमी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये शब्द लिखा हुआ है बच्चों, डाइकोटमी, है ना, देखिए ये वाला। ये डाइकोटमी मतलब होता है, देखिए ऐसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ए है पॉइंट, एक है बी। डाइकोटमी मतलब होगा या तो ए या फिर बी, या तो ए या फिर बी, बीच का कोई कुछ नहीं होगा सीन। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइकोटमी, कि इधर ए और बी, बीच का कुछ भी नहीं। इसे बोलते हैं डाइकोटमी, मतलब दो एक्सट्रीम केसेस। ठीक है, तो देखिए कई बार ह्यूमन ज्योग्राफर्स के बीच में डिबेट चलता है कि क्या ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्लीटली सेपरेट है, क्या उनके बीच में डाइकोटमी एग्जिस्ट करती है, क्या हम एक बार में सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को ही पढ़ सकते हैं और फिर अलग से हम ह्यूमंस को पढ़ें। समझ रहे हो आप डिबेट का? तो ये जो डिबेट है, दिस इज कि क्या डाइकोटमी फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो सर ये डिबेट वैलिड नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट इनसेपरेबल है। ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर आर इनसेपरेबल। इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है,
और इनको हमें होलिस्टिकली ही पढ़ना चाहिए, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमंस को हमें साथ में ही लेके पढ़ना पड़ेगा, इनके आपस के रिलेशनशिप को हमें पढ़ना पड़ेगा साथ में लेके, इनको अलग अलग हम नहीं पढ़ सकते। तो देखिए यहाँ पर जो डाइकोटमी वाला डिबेट है खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट पे। देखिए कई बार क्या होता है ज्योग्राफी में बच्चों मेटाफर्स का यूज होता है। किसका यूज होता है बच्चों? मेटाफर्स का। ठीक है, ये मैंने आपके लिए गूगल से मेटाफर का मतलब लिख दिया है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसको मैं देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट। ठीक है, देखिए उसके शब्द एक चाकू की तरह पहने हैं जो कि उसके दिल पे चुभ रहे थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? उसके शब्द चाकू की तरह पहने हैं जो उसके दिल पे लगे। मुझे एक चीज बताइए, क्या वर्ड्स एक्चुअली में कभी चाकू की तरह पहने हो सकते हैं? एक्चुअली में क्या चाकू हो सकते हैं वो? नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली इमेजिनेटिव वे में वर्ड्स को चाकू से कंपेयर किया गया है। तो दिखाया गया है उसके शब्द की जो क्वालिटीज है वो चाकू की क्वालिटीज के सिमिलर है। आई रिपीट, उसके वर्ड नाइफ नहीं है, बट उसके वर्ड्स की जो क्वालिटी है वो चाकू के नाइफ की तरह है, यानी उसके शब्द और नाइफ दोनों तीखे हैं, पेने हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? दर्द कर रहे हैं। किसमें? दिल में। ठीक है, समझ आ गया मेटाफर मतलब? तो देखिए कई बार हम ह्यूमन ज्योग्राफी में मेटाफर्स का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, और हाँ, जो मेटाफर्स है उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी का यूज करते हैं। एनाटॉमी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ, तो देखिए अर्थ है उसका फेस है, ह्यूमन का भी फेस होता है। फिर देखिए आई ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म है उसकी आई, देखिए ह्यूमंस की भी आई होती है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है माउथ ऑफ द रिवर। अच्छा रिवर जो होती है बच्चों, देखिए रिवर जो होती है बच्चों, रिवर जो होती है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है बच्चों? बताओ जल्दी से, रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रिवर ओरिजिनेट होती है बच्चों माउंटेन से। कहाँ से? माउंटेन से। फिर रिवर किधर जाती है बच्चों? जल्दी बताओ। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए रिवर ओरिजिनेट होती है माउंटेन से। कहाँ से बच्चों? माउंटेन से। उसके बाद रिवर जाती है बच्चों प्लेन्स की तरफ। किधर जाती है? प्लेन्स की तरफ। और फिर फाइनली रिवर जाती है या तो सी में जाएगी या फिर आप कह सकते हो ओशन में जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब रिवर सी या ओशन से मीट होती है वो वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं बच्चों? माउथ ऑफ द रिवर। तो देखिए माउथ तो ह्यूमंस के भी होते हैं, तो आप देख रहे हैं हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं उसको ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेट करने की कोशिश करी गई है। इसी को हम बोलते हैं मेटाफर का यूज करना। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ पॉइंट है बच्चों, है ना? फोर्थ पॉइंट में एक और चीज बताई गई है बच्चों कि कई बार ह्यूमन ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, विलेजेस को, टाउन्स को या पूरे के पूरे देश को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करते हैं। आई रिपीट, कभी कभी ह्यूमन ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, किसी कंट्री या स्टेट को या फिर विलेज को या टाउन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल फॉलो करते हैं प्रॉपर ऑर्डर। तो क्या कंट्री, यहाँ देखिए कंट्री लिखा ना, क्या कंट्री में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता? होता सर, कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलती है बच्चों। कंट्री रूल्स और रेगुलेशन से चलती है, तो देखिए कंट्री में भी रूल्स और एंड ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन करते हैं। क्या कंट्रीज एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं करती? देखिए कंट्री की जिस समय जो जरूरत होती है उस हिसाब से कंट्री अडेप्ट करती है। जब भारत आजाद हुआ था शुरू में तो हमारा फोकस था एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा हमें किसकी जरूरत थी? एग्रीकल्चर की। फिर धीरे धीरे हमने इसकी तरफ ट्रांजिट करने की कोशिश करी, एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या हमने कोशिश करी, सेकेंडरी सेक्टर पे और टर्शरी सेक्टर पे काम करने की। तो देखिए जैसी हमें जरूरत है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। कई बार हम नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अडेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सिटी में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो वहां की सरकार क्या करेगी, कुछ रूल्स बना सकती है जिससे पॉल्यूशन क्या हो जाए, कम। तो देखिए जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से कंट्री अडॉप्ट कर रही ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अडॉप्ट करता है ना? दूसरा देखिए, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है? हाँ। क्या कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है? जी हाँ। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है? बिल्कुल होता है। क्या कंट्री भी डेवलप होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो जोग्राफर्स कंपेयर कर रहे हैं इसको कंट्री या विलेज या रीजन को
लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं ये सही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वही सारी क्वालिटीज हमें रीजन या विलेज या टाउन या फिर कंट्रीज में भी मिल जाती हैं। समझ रहे हो आप? सारी क्वालिटीज नहीं, बट मोस्ट ऑफ दी क्वालिटीज की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए आपकी बुक में दिया है, जर्मन जोग्राफर्स जो है उन्होंने स्टेट और कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बताया है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, नेटवर्क्स ऑफ रोड रेलवेज एंड वाटरवे। रोड मतलब सड़कें, रेलवेज मतलब आपको पता ही है, वाटरवेज मतलब जो वाटर पे हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, जैसे कि नदियों में हम बोट चला रहे हो या फिर ओशन में क्या चला रहे हो, शिप चला रहे हो। तो देखिए अभी हम फिलहाल कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं, तो कंट्री के अंदर जो रोड्स रेलवे और वाटरवेज है बच्चों, ये आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन की तरह काम करते हैं। जैसे देखिए हमारी बॉडीज में आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज और वेन्स होती है, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है, और ब्लड के जरिए पूरे शरीर में बच्चों क्या जा रहे होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और न्यूट्रिशन, राइट। उसी हिसाब से किसी कंट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे कि रोड्स रेलवेज एंड वाटरवेज, इसमें से क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस लेती करती है। अगर गुड्स और सर्विसेज इन जगह से ही इधर से उधर जाएंगे तो आपको नहीं लगता सर्कुलेट हो रहा है कुछ? तो क्या सर्कुलेट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि चीजों का सर्कुलेशन हो, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ अ कंट्री, तभी कंट्री ग्रो होती है। तो देखिए अगेन मेटाफर यूज करा है, देखिए देखिए जो कंट्री के अंदर नेटवर्क होगा किसका, रोड्स का, रेलवेज का, उसको आर्टरीज की तरह कंपेयर किया, और आर्टरीज कहाँ होती है, ह्यूमंस में। तो देखिए ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट, ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट को ह्यूमन ज्योग्राफी में यूज कर दिया गया है ना। अगेन इट्स अ मेटाफर, ठीक है। तो ये था फोर्थ पॉइंट बच्चों, मेटाफर वाला। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे बच्चों। देखिए देखिए एक ही आपकी बुक में बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस दी हुई है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफर्स, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये वाला बॉक्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, मेन हेडिंग पे यहाँ लिखा हुआ है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर देखिए, ठीक है, मैं अपने हिसाब से नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, राइट। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब ये फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है बच्चों फिफ्थ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करती है, स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, एक, दूसरा किसका, ह्यूमंस। अच्छा देखिए मैं एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं ये लिख दूं ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप इसके बीच में, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड ह्यूमंस, क्या मैं ये कहूं तो सही कह रहा हूं? तो जी हाँ सही कह रहा हूं, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस, बिल्कुल सही कह रहा हूं। बट सर या मैम, अच्छा इसको डेफिनेशन को हम इंप्रूव कैसे करते हैं, कर सकते हैं? देखिए ह्यूमंस की जगह अगर हम एक और वर्ड यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय नेचर, ह्यूमंस भी तो कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उस एनवायरनमेंट को बच्चों बोलते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो बस हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड, वो जो ह्यूमंस के द्वारा कौन सा एनवायरनमेंट बनाया गया था, सोशियो कल्चरल, ठीक है। सोशियो कल्चरल जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया था उस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये आपस में कैसे रिलेटेड है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये दोनों आपस में कैसे म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, जिसे आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पहुंच रहे हैं फिफ्थ के बाद सिक्स पॉइंट पे। कहां पहुंच रहे हैं बच्चों, सिक्स पॉइंट पे। देखिए टॉपिक का नाम है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक टॉपिक है बच्चों नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये अलग है। दूसरा टॉपिक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, है ना, ये अलग है। अब इस ये हेडिंग के अंदर हम पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उस पैराग्राफ को हम ब्रेक कर देंगे अपने हिसाब से पॉइंट्स में। आई रिपीट, ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर पैराग्राफ्स हैं कई सारे, उस पैराग्राफ को हम ब्रेक कर देंगे अपने हिसाब से जैसे हम नोट्स बना रहे हैं। तो देखिए हम सिक्स पॉइंट पे आते हैं, किस पे आते हैं, सिक्स पॉइंट पे।
सिक्स पॉइंट क्या है बच्चों? सिक्स पॉइंट क्या है? ये सिक्स पॉइंट नहीं है बच्चों, ठीक है? सिक्स पॉइंट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, सिक्स पॉइंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। पहले उन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं यहाँ से मिटो देता हूँ। पहले देखिए ये जो हेडिंग है ना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी सिक्स पॉइंट स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए ये पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन। देखिए क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। देखिए फिजिकल एनवायरमेंट मतलब नेचर ही होता है। तो ह्यूमन बींग्स किससे इंटरेक्ट करते हैं? नेचर से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए क्लास 10 ज्योग्राफी में आपने को याद होगा, हमने पढ़ा था एक ट्राइंगल जैसा डायग्राम था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेचर, एन से नेचर, यहाँ पर लिख दूंगा टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर था बीच में ह्यूमन बींग्स, तो ये था कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर था क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अपने काम का भी ये नहीं है, अपने काम का सिर्फ ये है इस समय के लिए कि ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर से, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बच्चों क्लास 10 में हमने पढ़ा था, वही लाइन दोबारा लिख दी गई है यहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आगे जिसे हम समझेंगे। देखिए कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है? देखिए देखिए ये कह रहा है किसी भी सोसाइटी का सोशो कल्चरल डेवलपमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, या फिर वाइस वर्सा। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो चांसेस ये है कि सोशो कल्चरली भी वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप होगी। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पहले इंसान को क्या अंडरस्टैंड करना पड़ता है? नेचर और उसकी लॉस को, नेचर और उसकी लॉस को। तो ह्यूमंस अगर अंडरस्टैंड करना चालू कर देंगे नेचर को और उसकी लॉ को, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ह्यूमंस का एक सोशल डेवलपमेंट हो रहा है? और जैसे जैसे वो अंडरस्टैंड करेंगे नेचर को और नेचर की फोर्सेस को, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे। तो देखिए जैसे जैसे इंसानों का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे उनकी सोच और समझ बढ़ती जा रही है, किसके प्रति? एनवायरमेंट के प्रति, नेचर के प्रति। और वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी नई नई डेवलप करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पहले इंसान ने फ्रिक्शन और हीट को समझा और डिस्कवर किसे कर दिया? फायर को। देखा नहीं आपने वो दिखाते हैं कि दो पत्थरों को घिसा, घिसने से क्या हुई? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट हुई? हीट। तो जैसे ही दो पत्थरों को घिसा, फ्रिक्शन और हीट जनरेट हुई, जिससे एक्चुअली क्या जनरेट हो गई फिर बाद में? फायर। तो ह्यूमंस ने फायर को डिस्कवर किया और फिर फायर को यूज किया। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली ह्यूमंस ने नेचर को समझा फिर टेक्नोलॉजी बना दी, है ना? अब देखिए आप फायर्स के कितने सारे यूज है, राइट? हम खाना बनाते हैं गैस पे। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, एरोडायनेमिक्स की लॉ है उसको समझते हैं और प्लेन्स को फास्ट बनाते हैं। देखिए प्लेन्स की शेप आपने नहीं देखी, एरोडायनेमिक शेप होती है, मतलब जो आसानी से हवा में चल सके। देखिए अगर कोई भी चीज चलती है तो हवा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरोप्लेन्स की डिजाइन इस हिसाब से बनाई जाती है कि हवा उसको कम से कम रोके, हवा में से आसानी से वो ट्रेवल कर जाए। तो बेसिकली वो जो कंसेप्ट होता है वो एरोडायनेमिक्स का कंसेप्ट होता है, जिसमें प्लेन की शेप इस तरीके से बनाई जाती है कि कम से कम एयर के द्वारा रेजिस्टेंस हो, किसके? एयर के द्वारा कम से कम रेजिस्टेंस हो, किसको लेकर? प्लेन को लेकर, ताकि प्लेन कम एनर्जी के साथ आगे कम एनर्जी यूज करके अच्छे से एफिशिएंटली चल पाए। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? तो बच्चों ये क्या था, हल्का सा ओवरव्यू था सिक्स्थ वाली हेडिंग का, इस वाले सिक्स्थ वाले पॉइंट। ठीक है बच्चों, जो मैंने कहा था ना आपसे सिक्स हेडिंग चालू नहीं हुई है, तो वो बेसिकली चालू यहां से हुई है, ऊपर वाले पैराग्राफ से नहीं हुई थी बच्चों। ठीक है, तो सिक्स वाली हेडिंग कहां से, सिक्स वाली हेडिंग क्या है बच्चों? कि सिक्स वाली हेडिंग क्या है बच्चों? कि कैसे कैसे इंसान धीरे धीरे सोशली कल्चरली डेवलप होता है और फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, अब हम सिक्स टॉपिक के अंदर 6.1 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सिक्स टॉपिक है आपका, पॉइंट सिक्स पॉइंट है, उसके अंदर हम 6.1 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सिक्स जो टॉपिक है, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जो आप अपने नोट्स का सिक्स पॉइंट है उसमें तीन टॉपिक है, उसमें तीन टॉपिक है, 6.1, 6.2, 6.3।
तो देखिए सिक्स जो टॉपिक है उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बच्चों 6.1। 6.1 बच्चों देखो क्या कहता है। 6.1 में ना इसके बारे में बातें कही हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो 6.1 टॉपिक क्या है बच्चों, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर देखो, मैं ऊपर देखेंगे बच्चों, देखिए 6.1 टॉपिक क्या हो गया बच्चों, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, 6.2 क्या होगा बच्चों, पॉसिबिलिज्म। और 6.3 होगा बच्चों नियो डिटर्मिनिज्म। क्या होगा बच्चों, नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अभी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है बच्चों, देखिए शब्द से ही पता लग रहा है बच्चों, एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है, एनवायरमेंट निश्चय करता है कि ह्यूमंस कैसे रहेंगे। समझ आ रहा है आपको। तो देखो जब ह्यूमंस की अर्ली स्टेज थी, मतलब पहले समय की बात हो रही है, जब ह्यूमन बींग्स की अर्ली सोसाइटी थी, तब देखिए हम लोग सोशली उतना डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, तो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी भी उतनी डेवलप नहीं होगी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो ह्यूमंस क्या करते थे, नेचर के द्वारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते थे। नेचर जो डिक्टेट करता था, जो डिटरमाइन करता था, ह्यूमंस उसको उससे अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे नेचर के हिसाब से। ह्यूमंस अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे नेचर के हिसाब से, नेचर जैसा चाहता था वैसे ह्यूमंस बन जाते थे। क्यों, क्योंकि उस समय हमारा सोशल कल्चरल डेवलपमेंट उतना बढ़िया नहीं था और हमारे पास टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था बच्चों, वेरी लो। ठीक है, तो बच्चों ये जो इंटरेक्शन था किसका, ह्यूमंस की जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, अभी मैंने बताया ना आपको, ह्यूमंस की पहले जो सोसाइटी थी, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो देखिए ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं उसमें जो शुरुआती दौर था, यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, तो ह्यूमन सोसाइटी की जो प्रिमिटिव स्टेज है उसका और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता था उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर बच्चों जो इंटर रिलेशनशिप फिजिकल एनवायरमेंट और नेचर की कुछ सॉरी आई बैग योर पार्डन, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम फिजिकल एनवायरमेंट और ह्यूमंस की। बट इसमें असली बॉस कौन है, एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट ही डिटरमाइन करता है, वही डिक्टेट करता है कि ह्यूमंस कैसे रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता ह्यूमंस नेचुरलाइज्ड हो रहे हैं नेचर के द्वारा, आई रिपीट ह्यूमंस नेचुरलाइज्ड हो रहे हैं नेचर के द्वारा। ठीक है, ऐसी स्टेज पे ह्यूमंस नेचर को लिसन करते हैं, नेचर की बात मानते हैं, नेचर की फ्यूरी से डरते हैं और नेचर को वर्शिप भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6.1 का एक और पॉइंट है जो यहाँ पर है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का ही ये वाला पॉइंट है 6.1, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें कह रहा है इस स्टेज में, कौन सी स्टेज में, ह्यूमन सोसाइटी की अर्ली स्टेज में फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता था वो इंसानों के लिए मदर नेचर होता था। समझ आया, क्योंकि इंसान क्या मानते थे कि एनवायरनमेंट को मदर नेचर की तरह मानते थे, उसे वर्शिप करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये 6.1 एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया हमारा, जिसमें एनवायरनमेंट बॉस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों 6.2, जिसमें हम बात करेंगे पॉसिबिलिज्म की। किसकी बात करेंगे बच्चों, पॉसिबिलिज्म। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था 6.1 में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में, कि उस समय ह्यूमन सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, परंतु बच्चों थोड़े टाइम बाद विद टाइम ह्यूमंस ने क्या किया, एनवायरमेंट को समझना चालू किया, एनवायरमेंट की फोर्सेस को समझना चालू किया। और अगर वो एनवायरमेंट को समझेगा, एनवायरमेंट की फोर्सेस को कम समझेगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ह्यूमंस का सोशल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमंस का कल्चरल डेवलपमेंट होगा, हेंस ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी का भी लेवल इंप्रूव होगा, वो और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ह्यूमन सोसाइटी जो थी वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी में थी अर्ली स्टेजेस में, कि ह्यूमंस को सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे ध्यान था, कि कैसे उसे खाना मिले, ह्यूमंस को कैसे उसे शेल्टर मिले नेचर के द्वारा, और नेचर डिक्टेट करता था कि भैया हमारे हिसाब से ही रहना तुम्हें ह्यूमंस। तो ह्यूमंस उस समय सिर्फ फोकस किस पे करते थे, अपनी बेसिक नेसेसिटी पे, तो उसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ नेसेसिटी। पर पॉसिबिलिज्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है, किसका, ह्यूमंस का, फ्रॉम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे इंसान की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वो धीरे धीरे स्टेट ऑफ नेसेसिटी से किसकी तरफ मूव ऑन हो जाता है, स्टेट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब यह है कि ह्यूमंस के पास
जो जो रिसोर्सेस नेचर से अवेलेबल होती है उस रिसोर्सेस को ह्यूमंस मॉडिफाई करके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। समझ आया? फिर से बोल रहा हूं मैं, नेचर से जो रिसोर्सेस मिली ह्यूमंस उसको यूज करते हैं और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि हेल्थ रिसोर्ट्स, अर्बन स्प्रॉल्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन लाइक अर्बन टाउन्स, सिटीज, ऑर्चर्ड्स बनाते हैं। बच्चों ऑर्चर्ड्स क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। पोर्ट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रेलवे स्टेशन बनाते हैं, सैटेलाइट्स बनाते हैं स्पेस में। आप देख रहे हो क्या कर रहा है ह्यूमंस, जो भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट है वहां से ली और डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज बनाई, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बनाना चालू कर दिया, हेल्थ रिसोर्ट बनाना चालू कर दिया, अर्बन बहुत बड़े बड़े अर्बन एरियाज बनाने चालू कर दिए, सैटेलाइट बनाने चालू कर दी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया बनाने चालू कर दिए, पोर्ट्स बनाने चालू कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बच्चों? एक कैच है बेसिकली, कि इस पॉसिबिलिज्म के चक्कर में, इस फ्रीडम के चक्कर में एनवायरमेंट डिग्रेड होने लग जाता है। समझ आया? ये जो स्टेज ऑफ फ्रीडम है जिसे हम पॉसिबिलिज्म भी कह रहे हैं, इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि एनवायरमेंट डिग्रेड होने लग जाता है। बच्चों ह्यूमंस अंधाधुंध रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए इंसानों को लगता है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इन्हें लो, यूज करो और डिफरेंट टाइप की थिंग्स बनाओ। लेकिन सर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, वो जो अंधाधुंध इस्तेमाल होती है रिसोर्सेज, अंधाधुंध इस्तेमाल को क्या बोलते हैं बच्चों? इनडिस्क्रिमिनेट यूज करना। तो जो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है उसके कारण हमारे एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है और कई सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा। तो देखा आपने, एब्सोल्यूट फ्रीडम के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है? अच्छा, जब ह्यूमंस पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता नेचर अब ह्यूमनाइज हो जाएगा? नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। समझ आ रहा है क्यों ह्यूमनाइज्ड हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन के जो प्रयास है, ह्यूमन के जो एंडेवर्स हैं, उनके इम्प्रिंट्स अब नेचर पे दिखने लगते हैं। आई रिपीट, देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब वैसे तो मैंने हिंदी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करी है, माफी चाहूंगा। देखिए, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जो मानव प्रयास कर रहा है ना, वो प्रयासों की छाप प्रकृति पर दिखने लगती है, प्रकृति ह्यूमनाइज होने लग जाती है, नेचर ह्यूमनाइज होने लग जाता है। आप समझ रहे हैं बच्चों? तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या था बच्चों? एनवायरमेंट बॉस था। पॉसिबिलिज्म में क्या है बच्चों? ह्यूमन बॉस तो नहीं है, बट ह्यूमन क्या कर रहा है? नेचर की रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, नेचर की रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने में, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ जो कि नेगेटिव है, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है बच्चों, सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ लिया पॉसिबिलिज्म। अब 6.3 टॉपिक आएगा, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लो चार्ट में। क्या बताया था बच्चों? नियो डिटर्मिनिज्म। क्या बच्चों? नियो, ये देखो ये रहा बच्चों, नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है बच्चों? देखिए, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको 2 सेकंड में समझ आ जाएगा ये टॉपिक। मुझे 1 सेकंड दीजिए। देखिए, देखिए, दो एक्सट्रीम केसेस है, दो एक्सट्रीम केसेस है बच्चों। कौन कौन से? एक तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। कौन सा बच्चों? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा कौन सा बच्चों? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म को हम एब्सोल्यूट फ्रीडम वाली स्टेज भी कहते हैं। ठीक है? एब्सोल्यूट फ्रीडम वाली स्टेज भी पॉसिबिलिज्म को कहते हैं। देखिए अगेन इट्स अ डाइकोटमी, कि या तो एनवायरनमेंट डिक्टेट कर रहा है या फिर ह्यूमंस के पास पूरी तरह से एब्सोल्यूट फ्रीडम है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने का। आपको नहीं लगता डाइकोटमी है कि दिस इधर दिस और दिस, बीच का कुछ भी नहीं, इधर दिस और इधर दैट, बीच का कुछ भी नहीं। तो अगेन इट्स अ डाइकोटमी क्रिएट हो रही है। तो इसी डाइकोटमी को खत्म करने की कोशिश करी थी किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने बच्चों? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर यहाँ आए, यहाँ पर बीच में, और ग्रिफिथ टेलर ने एक कंसेप्ट बताया जिसका नाम था नियो डिटर्मिनिज्म। तो देखिए पहला पॉइंट तो यही हो गया नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। ठीक है? ग्रिफिथ टेलर ने बेसिकली मिडिल पाथ देने की कोशिश की है। कौन सा पाथ? मिडिल पाथ, जिसे आप मध्यम मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग। ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं ना तो
इस टाइप की कोई कंडीशन होती है जिसमें एनवायरमेंटल पूरी तरह से बॉस होता है। ये हम न्यू डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट में क्या होता है बच्चों, ना तो ऐसी स्टेज होती है जिसमें पूरी तरह से एनवायरमेंट बॉस हो, और एनवायरमेंट बॉस वाले कौन सा था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या था, स्टेज ऑफ नेसेसिटी, राइट, जिसमें इंसान अपनी सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज पे फोकस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू डिटर्मिनिज्म, ना तो कंप्लीटली स्टेट ऑफ नेसेसिटी वाली सिचुएशन होती है, और ना ही स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम वाली स्टेज होती है, ना ही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली स्टेज होती है, और ना ही पॉसिबिलिज्म वाली स्टेज होती है। कहीं ना कहीं बीच में एक बात है, मध्यम मार्ग, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने क्या नाम दिया, नियो डिटर्मिनिज्म। इस न्यू डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो, स्टॉप देखिए यहाँ लिखा है, न्यू डिटर्मिनिज्म को बच्चों स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये देखिए लिखा है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, क्यों, देखिए अगेन एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एनालॉजी मैंने आपको पहले बताया, किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करना ताकि हम उसे आसानी से समझा सके। तो देखिए रेड लाइट का जो सिग्नल होता है रोड पे, उसका मतलब होता है स्टॉप, और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो न्यू डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जब नेचर सिग्नल दे रेड कि रुक जाओ, ठीक है, तो इंसानों को उस समय रुक जाना चाहिए। देखिए इंसान, ह्यूमंस हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल। अगर नेचर कहे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, इससे ज्यादा अगर मेरे नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं, उस समय ह्यूमंस को रुक जाना चाहिए, ठीक है। और जब नेचर परमिशन दे दे कि हाँ आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उस समय इंसान को गो अहेड कर देना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली क्या बात हो रही है पता है, जब नेचर कहे रुक जाओ तो इंसानों को रुक जाना चाहिए, जब नेचर परमिट करते तो इंसानों को रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट में कर सकता है। बट इसमें जो भी मॉडिफिकेशन ह्यूमंस करेंगे वो विद इन लिमिट करेंगे। आई रिपीट, क्या करेंगे, विद इन लिमिट्स, ठीक है, विद इन लिमिट्स, ठीक है। क्या लिमिट्स होंगी बच्चों, इस कंसेप्ट के हिसाब से ह्यूमंस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, कैसे भी बना दिया, एनवायरमेंटल को पूरा हार्म कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ह्यूमंस रिसोर्सेज को विद इन द लिमिट यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे कि एनवायरमेंटल को हार्म ना हो। बेसिकली बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है। क्या करी जा रही है बच्चों, बैलेंस बनाने की कोशिश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो कि ईदर या फिर डाइकोटमी को नलीफाई कर रहा है। एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है जिससे डाइकोटमी खत्म हो जाए, नलीफाई हो जाए, वो ईदर वाला कंसेप्ट नलीफाई हो जाए। कौन सा, ईदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाला कंसेप्ट, ये वाला एब्सोल्यूट नेसेसिटी मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ईदर दिस और पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। बोला ये दोनों को डाइकोटमी हटाओ, बीच में बैलेंस बनाओ। बीच में क्या बनाओ, बैलेंस। बीच में क्या बना बच्चों, बैलेंस। तो ये न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट था विच वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। अच्छा एक चीज सुनो, आपको नहीं लगता बच्चों ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ग्रिफिथ टेलर। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम वो डेवलपमेंट करें जो ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन हो पाए, और ज्यादा लंबे समय तक डेवलपमेंट तभी सस्टेन हो पाएगा जब हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगी। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें हम नेचर से कि अपना भी काम चल जाए, अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी काम चल जाए, तो डेवलपमेंट ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर सके। और ये सस्टेन तभी हो सकता है जब हम जुडिशियसली अपनी रिसोर्सेज को यूज करें। जुडिशियसली मतलब सोच समझ के, ना कि इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है। तो वही बैलेंस की बात हो रही है ग्रिफिथ टेलर कि भैया आप क्या करो, नेचर की रिसोर्सेज को यूज कर लो बट विद इन द लिमिट, ताकि एनवायरमेंट को सॉरी हार्म ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये 6.3 टॉपिक था बच्चों। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, इसके बाद बच्चों ये 7th टॉपिक ही है बच्चों, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स से बेटा कई बार देखिए ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए
मैं आपको बताता हूँ। इस बॉक्स का पहला पॉइंट है, 7th टॉपिक पॉइंट है आपका नोट्स, ये बॉक्स। ठीक है, पहला दिया हुआ है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट मतलब होता है विचारधारा। क्या मतलब होता है बच्चों? विचारधारा। स्कूल ऑफ थॉट मतलब विचारधारा। तो देखिए, वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानववादी, और वेलफेयर मतलब कल्याण करने वाली। तो ऐसी विचारधारा जिसमें वेलफेयर की बातें हो, जिसमें मानवतावाद की बातें हो। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये वो विचारधारा होगी जो कंसर्न होगी सोशल वेलबींग ऑफ पीपल से? समझ रहे हो आप क्या कहना रहा हूं मैं? ये वो विचारधारा होगी जो सोशल वेलबींग ऑफ पीपल से कंसर्न होगी। और ह्यूमन का अगर सोशल वेलबींग करना है तो आपको नहीं लगता हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए? समझ आया? तो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट मतलब कल्याणकारी वाली इस विचारधारा में हम लोग ह्यूमन बींग्स का सोशल बीइंग की बात करते हैं, सोशल वेलबींग की बात करते हैं, उनकी हेल्थ पे काम करने की बात करते हैं, उनको एजुकेट करने की बात करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक विचारधारा धारा हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी विचारधारा का नाम है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट मतलब विचारधारा, मतलब रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ना बेसिकली मार्क्सियन थ्योरी को एम्प्लॉय करता है। किसको? मार्क्सियन थ्योरी। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सियन थ्योरी को एम्प्लॉय करता है ये समझाने के लिए कि जितनी भी कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स है, कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स मतलब आजकल जो चल रही है सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रीवेशन, और तीसरा सोशल इनइक्वालिटी। मतलब सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हो रही है, अमीर बहुत गरीब अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, कुछ कंट्रीज बहुत अमीर है, कुछ कंट्रीज बहुत गरीब है, कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज बहुत लेस पुअरली डेवलप्ड है। तो ये जो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स है ना बच्चों, इसकी जड़ कैपिटलिज्म को बताया गया है इसमें, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में। ठीक है, कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद। क्या मतलब होता है? पूंजीवाद। वाद। कैपिटलिज्म क्या होता है बच्चों? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा मैं उस पे लाइक करूंगा। ठीक है बच्चों, बेसिकली कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद होता है बच्चों। ठीक है, जिसमें मार्केट में फ्री मार्केट की बनाने की कोशिश करी जाती है, डिमांड और सप्लाई का हिसाब से मार्केट चलता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर मान लीजिए कोई चीज प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो आपको नहीं लगता प्रॉफिट की ही बातें होंगी ज्यादातर? गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो फिर अगर कैपिटलिज्म पे इतना फोकस होगा कि पूरी तरह से मार्केट फ्री कर दो, डिमांड एंड सप्लाई भी खेलने दो पूरी तरह से मार्केट को, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएंगे लोग, तो फिर गरीबों का ख्याल कौन रखेगा? आपको नहीं लगता अमीर और अमीर होते जाएगा, गरीब और गरीब होते जाएगा? तो यही बोल रहे हैं, सोशल जो कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ कैपिटलिज्म में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्या बच्चों? तीसरी विचारधारा है बच्चों बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। कौन सा बच्चों? बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, बिहेवियर मतलब ह्यूमंस जो व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं कैसे। तो देखिए, इसमें ना एम्फेसिस लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे होता है। मतलब ह्यूमन जो एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं। ठीक है, और परसेप्शन ऑफ स्पेस, ह्यूमंस स्पेस को मतलब लैंड को कैसे परसीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल कैटेगरीज, जैसे कि रेस, रिलीजन और एथनिसिटी के हिसाब से। मतलब बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हैं उसको बातें होती हैं, और ह्यूमंस कैसे लैंड को, स्पेस को परसीव करते हैं बाय सोशल कैटेगरीज, जैसे कि रेस, रिलीजन और एथनिसिटी। कि कैसे ह्यूमंस लैंड के बारे में सोचते हैं, क्या ध्यान में रखते हुए? एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, और फिर अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए, एक और टेबल है जिसपे आप देख सकते हैं, ये वाली। ठीक है, 1.2। देखिए, देखिए जैसे मैंने बोला आपको, मदर डिसिप्लिन कौन है बच्चों? मदर डिसिप्लिन कौन है बच्चों? ज्योग्राफी। कौन सा बच्चों? ज्योग्राफी। मदर डिसिप्लिन कौन सा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर कई सारे सब डिसिप्लिन आते हैं, उसमें से एक कौन सा हो गया? ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, अब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके भी कई सारे फील्ड होते हैं, उसके भी कई सारे फील्ड होते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला फील्ड क्या हो गया बच्चों? सोशल ज्योग्राफी। दूसरा फील्ड क्या हो गया बच्चों? अर्बन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का तीसरा फील्ड क्या हो गया? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स होते हैं। और सर, ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड्स भी होते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक फील्ड है सोशल ज्योग्राफी, इस सोशल ज्योग्राफी के अंदर आता है कुछ
सब फील्ड्स, ठीक है। जैसे अब मुझे बताइए सोशल ज्योग्राफी मतलब ऐसी ज्योग्राफी जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। आपको नहीं लगता कुछ ऐसा सब फील्ड होना चाहिए जिसमें सोसाइटी के वेलबींग की बात हो? तो देखो ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग है ना। दूसरा सोसाइटी से रिलेटेड ज्योग्राफी में आपको नहीं लगता कल्चरल ज्योग्राफी आ जाएगी? तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फील्ड है सोशल ज्योग्राफी, इसके अंदर सब फील्ड इस हिसाब से आ जाएंगे, है ना। तो ये मैंने दो एग्जांपल समझा दिया आपको, ठीक है। तो आप ये एक बार टेबल देख लीजिएगा और देखिए ये सिस्टर डिसिप्लिन से इंटरफेस की बात हो रही है, मतलब इससे मिलते जुलते कौन से सिस्टर डिसिप्लिन है जिससे हम मदद ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे हम मदद ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए ये देखिए सोशल बीइंग वेलबींग वाली ज्योग्राफी है, इसका सिस्टर डिसिप्लिन क्या हो गया? वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर की बात हो रही है। देखो यहाँ पर सोशल वेलबींग का कैसे हो सकती है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ के, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करके, ताकि लोगों का क्या हो? भला हो। आप समझ रहे हो? इधर देखो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो हिस्टोरिकली हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जिसमें हम ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखें। अच्छा इसमें मदद कौन सी सब्जेक्ट की लेनी पड़ेगी आपको सिस्टर डिसिप्लिन की? हिस्ट्री की, बट ऑब्वियस है। तो देखिए ये रहा, है ना। इस तरीके से बच्चों ये एक टेबल है, इसको भी आप गो थ्रू हो जाइएगा एक बार, ठीक है। आप गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो ये चैप्टर हुआ फिनिश। अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ उस चैप्टर का, जस्ट अ क्विक रिकैप, ताकि आप चीजों को आसानी से विजुअलाइज कर पाए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था जल्दी बताओ। हम पॉइंट्स बनाने वाले हैं। हम क्या बनाने वाले हैं बच्चों? पॉइंट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। और पॉइंट्स में हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला पॉइंट क्या था कि ज्योग्राफी मदर डिसिप्लिन है, उसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी आती है। दूसरा क्या बताया था बच्चों कि अर्थ के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा जीवन। और ये दोनों इनसेपरेबल हैं, इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इनको आपको होलिस्टिकली ही पढ़ना पड़ेगा। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों? हम कई बार ज्योग्राफी में मेटाफर्स यूज करते हैं और ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर के से कुछ हेल्प लेते हैं, उनसे कुछ शब्द लेते हैं, जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ, फेस तो ह्यूमंस का भी होता है। माउथ ऑफ द रिवर, माउथ तो रिवर की भी होती है, माउथ तो ह्यूमंस की भी होती है, आप समझ रहे हो। फिर कुछ ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, रीजन या विलेज या फिर टाउन या फिर पूरी की पूरी कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज इन रीजन से भी मिलती है, जैसे कि एक डेफिनेट ऑर्डर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वैसे ही कंट्री में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डर होता है जिसके हिसाब से लोग चलते हैं, है ना। ये हो गया बच्चों आपको, अभी फोर्थ पॉइंट खत्म हो गया। ये एक बॉक्स है जिसको आप गो थ्रू हो सकते हैं, मैंने बोला था। फिर सिक्स टॉपिक था बच्चों, सिक्स टॉपिक के अंदर तीन पॉइंट थे, 6.1, 6.2, 6.3। 6.1 हमने क्या पढ़ा था? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसमें एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है, वह निश्चय करता है कि ह्यूमंस कैसे रहेंगे, एनवायरमेंट डिक्टेट करता है। 6.2 में क्या था बच्चों? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में क्या था बच्चों कि ह्यूमंस रिसोर्सेज को यूज करते हैं नेचर से लेके, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं, और बिल्कुल फ्रीडम होता है एब्सोल्यूट। इस रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने में, जैसे कि रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, हेल्थ रिसोर्ट्स बनाना, नेचर में जो पेड़ फॉरेस्ट एरिया है उसको काट के कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो आप देख रहे हो इस ये जो पॉसिबिलिज्म है इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, ठीक है बच्चों। 6.3 टॉपिक था न्यू डिटर्मिनिज्म, जो कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ये था मध्यम मार्ग, क्या था बच्चों? मध्यम मार्ग, जिसमें उन्होंने बोला ना तो कंप्लीटली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली सिचुएशन होती है और ना ही पॉसिबिलिज्म वाली सिचुएशन होती है। हम बीच का मार्ग अपनाते हैं। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। हम बैलेंस अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये ईदर और जो डाइकोटमी की बात है वो खत्म हो जाए, और बैलेंस ऐसा बनाया जाए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ज्यादा समय तक डेवलपमेंट हो पाए। ये सिक्स टॉपिक था बच्चों। फिफ्थ टॉपिक रह गया। फिफ्थ टॉपिक में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट है, इसके बीच की इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, और कैसे ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट म्यूचुअली इंटरेक्ट करता है।
ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने ये बॉक्स पढ़ा था जो कि 7 टॉपिक है। बॉक्स इज इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने 3 थ्योरी विचारधाराएं पढ़ी थी। एक तो वेलफेयर वाली विचारधारा, दूसरी हमने पढ़ी थी रेडिकल विचारधारा, तीसरी हमने पढ़ी थी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड और सब फील्ड थोड़े से पढ़े थे। ये टेबल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आप लोग के प्यार से ही मैं ग्रो कर पाऊंगा, ठीक है। मैं अपने आप में तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे अभी बहुत इम्प्रूव करना है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है ना बच्चों। तो आप लोग मेरे प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अपना हमारा चैनल, मेरा नहीं बच्चों, हमारा हमारा चैनल क्या हो सके, ग्रो हो सके। यूट्यूब को पता लग जाए कि हमारे चैनल पे कंटेंट अच्छा है, ठीक है बच्चों। प्लीज सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।